नमस्कार, आज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हरियाणा बीते कई सालों से तरक्की की राह पर है। सीएम मनोहर लाल हर वर्ग के लोगों का ख्याल रखते हुए प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। बीते एक हफ्ते में सीएम मनोहर लाल ने कई ऐसे काम किए हैं जो प्रदेश के हित में रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान कई कार्यक्रम में शिरकत की, फिर चाहे वो किसान से जुड़े हुए मुद्दे हो या फिर खिलाड़ियों से जुड़े हुए मुद्दे हो या व्यापारियों से जुड़े हुए मुद्दे हो। तो आइए आज आपको बताते हैं कि सीएम मनोहर लाल ने राज्य के युवाओं, किसानों और व्यापारियों को क्या खास सौगात दी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल महेंद्रगढ़ जिले के अटेली मंडी में पहुंचे, जहां उन्होंने जनसंवाद किया। इस दौरान उन्होंने कई घोषणाएं की। सीएम ने बताया कि उनके सामने कुल 17 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से कुल 15 को मंजूरी दी गई है। ग्रामीणों पर पड़ रहे बोझ को देखते हुए शुल्क माफ के फैसले को लिया गया। सीएम ने हरियाणा वन्य प्राणी परीक्षण विभाग राज्य सेवा कार्यकारी समूह क और ख सेवा नियम 1998 में संशोधन को मंजूरी दी है। संशोधन के अनुसार मुख्य वन्य जीव वार्डन का पद राज्य नियमों से हटा दिया गया है। अब इसे भारत सरकार द्वारा आईएफएस कैडर में पीसीसीएफ स्तर पर शामिल किया गया है। कैबिनेट ने ग्रामीण परिवारों को बड़ी राहत दी है। उनके लिए जल शुल्क माफ भी किए गए हैं। 372.13 करोड़ रुपए का बकाया जल शुल्क सहित अधिभार भी माफ किया गया। इसके अलावा राज्य भर के 28.87 लाख ग्रामीण क्षेत्रों के धारकों को छूट दी गई है। पिछले एक साल का बिल अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को 20 रुपए महीना और सामान्य वर्ग के लिए 40 रुपए महीना की दर से लिया जाएगा। इको टूरिज्म की विकास नीति को भी मंजूरी दी गई। वहीं ग्रामीण चौकीदारों को सेवानिवृत्ति के बाद 2 लाख रुपए की एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा चौकीदार नियम 2013 में एक नया उपनियम जोड़ने को भी स्वीकृति मिली है। राज्य सरकार ने अगस्त 2023 में ग्रामीण चौकीदारों का मासिक मानदेय 7,000 रुपए से बढ़ाकर 11,000 रुपए कर दिया है। बैठक में दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता यानी पेंशन प्रदान करने को मंजूरी दी गई है और जिन परिवारों की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है, उन्हें ये वित्तीय सहायता दी जाएगी। राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 में कुल 55 दुर्लभ बीमारियों का उल्लेख था। बैठक में पिछड़ा वर्ग की राज्य सूची BCA में संशोधन करने की मंजूरी प्रदान की गई। पिछड़ा वर्ग की राज्य सूची ब्लॉक ए में 6 जातियां अहेरिया, अहेरी, हेरी, हरी, तुरी या थोरी को हटाया गया। क्रम संख्या 31 पर जंगम जोगी शब्द को जंगम के रूप में संशोधित किया गया। जैसा आपको जानकारी दी थी कि 1 अप्रैल से हमने एक नई स्कीम शुरू की थी। ऐसे गरीब परिवार बीपीएल जिनकी आय सीमा 1,80,000 रुपए वार्षिक होती है, उसका सदस्य यदि उसकी आयु 6 वर्ष से ऊपर है और 60 साल से तक है, तो ऐसे उनको परिवार को सांत्वना देने की दृष्टि से कुछ राशि की हमने घोषणा की थी कि उसको कंपनसेशन हम देंगे। विशेष तौर पर जो कमाने वाला व्यक्ति है, खास करके जिसकी आयु 25 साल से ऊपर और 45 साल तक है, उनको सर्वाधिक 5 लाख रुपया हम कंपनसेट करते हैं। बाकी सबका आयु के हिसाब से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसा भी वो सारी योजना आपको पता है। इसमें अभी तक पहले 1964 लाभ पात्रों को हम 75 करोड़ रुपया उनके बैंक खातों में डाल चुके हैं और आज एक अन्य किश्त 44 करोड़ 48 लाख रुपए 1159 ऐसे व्यक्ति के उनके परिवार के खाते में ये हम डाल रहे हैं। हमने बेनिफिशियरीज को पैसा जो ट्रांसफर किया है उसमें 11 लोग ये लोग भी हैं, 18 की डेथ हुई है
तो 11 लोग उसमें कवर होते हैं, उनको भी पैसा भेज दिया गया है। ज्यादातर लोग तो उसमें 5 लाख रुपए वाले हैं, कुछ 3 लाख वाले हैं आयु के हिसाब से। एक ऐसा है जो सिंगल मेंबर फैमिली था, तो उसको तो पैसा भेजने का कोई कारण बनता नहीं कि परिवार में और कोई व्यक्ति नहीं है। 3 अभी ऐसे बचे हैं जिनका अभी डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला है, उसके डेथ का कारण भी नहीं पता लगा है। तो इस प्रकार से बाकी जो बचे हुए हैं उनको भी जैसे उनका डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाएंगे उनको भेज दिया जाएगा। सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने करीब 29 लाख ग्रामीण उपभोक्ताओं पर बकाया पेयजल की राशि, सरचार्ज और ब्याज के 374 करोड़ 28 लाख रुपए माफ किए। इनमें 1 अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर 2022 तक पेयजल शुल्क 336.35 करोड़ रुपए शामिल है, जबकि 1 अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर 2023 तक सरचार्ज और ब्याज की राशि 37.93 करोड़ रुपया है, जिसे माफ किया गया। इस फैसले से गांव में रहने वाले लाखों पेयजल उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। ग्रामीण चौकीदारों को सेवानिवृत्ति के बाद 2 लाख रुपए एक मुश्त वित्तीय लाभ देने का फैसला किया गया। इनके मासिक मानदेय में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। मानदेय 7,000 से बढ़ाकर 11,000 रुपए मासिक कर दिया है। वर्दी भत्ता 2,500 रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 4,000 रुपए प्रति वर्ष किया गया है। ग्रामीण चौकीदारों को साइकिल भत्ता हर 5 साल में 3,500 रुपए मिला करेगा। इन सभी वित्तीय लाभों पर हर साल 30 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि खर्च होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई साल 2024 की पहली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये दोनों बड़े फैसले लिए गए। ग्रामीण परिवारों के जो बिजली के जो पानी के बिल थे वर्षों से पेंडिंग थे, डिफॉल्ट अमाउंट काफ़ी बड़ी हो गई थी और 2013-14 में कभी टैंकियां बांटी गई थी। उन टैंकियों के हिसाब से उसी समय लागू किया था कि 20 रुपये महीना उनका पानी का बिल रहेगा। टैंकी लगने के बाद लोगों ने टैंकियां ले ली, पानी के बिल मुझे लगता कभी इशू भी हुए होंगे। अब डिपार्टमेंट को जब लगा कि ये विषय तुम्हारा पेंडिंग पड़ा है, उस समय उनके सबके बिल भेजे गए और जब ज़्यादा बिल लगे तो सब लोगों ने कहा कि इतने साल के बिल एक साथ भेजे गए हैं। हमें भी लगा कि ये ठीक नहीं है, तो कम से कम जितना बिल कोई भी सामान्य व्यक्ति पे कर सकता है उतना ही उसको देना चाहिए। तो 2,000, 5,000, 10,000 बिल भी हो गए थे। हमने निर्णय लिया कि उन सब का अनुसूचित जाति के नाते से बिल का दर है 20 रुपये महीना और जो अनुसूचित जाति गैर अनुसूचित जाति के बाकी अन्य लोग हैं उनकी जो बिल की रेट है उनका 40 रुपये महीना। तो सिर्फ 1 साल का जो है पेंडिंग पिछले प्रीवियस ईयर का वो लेंगे और बाकी सारे का सारा हमने माफ़ कर दिया है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज सब माफ़ कर दिया। अब मैक्सिमम बिल अनुजाति परिवार का 240 रुपये और अदर देन अनुसूचित जाति वो 480 रुपये ये लेना है। वो भी अगर एक साथ कोई दे देगा तो ठीक है, एक साथ नहीं देंगे तो अगले 1 साल में उसकी किस्तों में यानी हर महीने 2 महीने का बिल आएगा 1 साल तक, ताकि उस 1 साल के बाद फिर वो समाप्त हो जाएगा। इसके कारण से कुल 335 करोड़ रुपए तो ओरिजिनल राशि और 40 करोड़ रुपए के लगभग पेनल्टी और इंटरेस्ट ये माफ़ किए गए हैं, अर्थात 375 करोड़ रुपया ये माफ़ किया है ऐसे सब गरीब परिवारों के लिए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि 374.28 करोड़ रुपए के पेयजल शुल्क, सरचार्ज और ब्याज में मिली माफी का सबसे ज्यादा फायदा गांव में रहने वाले अनुसूचित जाति के लाखों पेयजल उपभोक्ताओं को होगा। लाभान्वित होने वाले उपभोक्ताओं में हालांकि सामान्य श्रेणी के पेयजल उपभोक्ता भी काफी संख्या में हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि महेंद्रगढ़ जिले के अटेली मंडी में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के 28.87 लाख पेयजल कनेक्शन धारकों को राहत देने की घोषणा की थी, जिसे मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दे दी गई।
मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में बताया कि ये छूट जन स्वास्थ्य एवं इंजीनियरिंग विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थागत, वाणिज्यिक या औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए लागू नहीं है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण क्षेत्रों के सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए 1 अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर 2022 तक जमा 336.35 करोड़ रुपए की पेयजल शुल्क माफी को मंजूरी दी गई। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने ग्रामीण क्षेत्रों में 1 अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर 2023 तक जमा हुए पेयजल शुल्क पर कुल 37.93 करोड़ रुपए का सरचार्ज और ब्याज माफ करने को मंजूरी दी है। भारतीय मजदूर संघ की मांगों को सरकार ने स्वीकार किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अनुसार ग्रामीण चौकीदारों को सेवानिवृत्ति के बाद एक मुश्त 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा चौकीदार नियम 2013 में संशोधन किया गया है। संशोधित नियमों को हरियाणा चौकीदार संशोधन नियम 2024 कहा जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ग्रामीण चौकीदारों की मांग और मुद्दों को लेकर एक बैठक हुई, जिसमें भारतीय मजदूर संघ और ग्रामीण चौकीदारों की राज्य इकाई सहित ग्रामीण चौकीदारों के एक प्रतिनिधि मंडल ने अपनी मांगे रखी। इन सभी मांगों को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई। विदेशों में जाने के लिए ऐसे हमारे किसान बंधु वहां जाकर के अध्ययन करके आए कि किसानी किस प्रकार से और अच्छी की जा सकती है। इसके लिए भी विदेश भ्रमण की योजना भी बना रहे हैं कि कुछ किसान अगर जाकर के अध्ययन करके आना चाहते हैं, उनकी व्यवस्था भी कर रहे हैं। अफ्रीकन कंट्रीज के साथ हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ज़मीन बहुत है, अगर आपके किसान हमारे यहाँ ज़मीन लेकर के और खेती करना चाहें तो वो भी हमारा स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसे कुछ किसानों को वहाँ जाने के लिए भी प्रेरित करेंगे। तो मित्रों, किसानों की मदद जितनी हमारे से हो पड़ती है उतनी हम करेंगे। और इसी के साथ किसानों को बहकाने वाले भी बहुत लोग अपने पास आते हैं, वो बहकाने का जिनका कुल मिलाकर एक स्वभाव ऐसा, एक आदत ऐसी है या उनका कुछ लक्ष्य और हो सकता है, तो ऐसे बहकाई करने वाले भी कुछ किसान संगठन बना करके, किसान नेता बन करके और जिस प्रकार से आपके पास आकर के बहकाते हैं, उनसे ज़रूर सावधान रहना है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हरियाणा प्रगति के पथ पर आगे बढ़े और यहाँ का किसान खुशहाल हो। क्योंकि किसान कमज़ोर रहेगा तो उनकी राजनीतिक रोटियाँ सिकती रहेंगी। तो मैं इस बहुत ही एक मन के भाव से आपको बात कह रहा हूँ जो मेरी चिंता है। तो इस चिंता से हम कैसे उभरें और किस प्रकार से किसान का भला करने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं, आप भी हमारा सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम मिलकर के अपने प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे और हमारे प्रदेश का देश को आगे बढ़ाने में योगदान भरपूर होगा, उसमें हम सहभागी बनेंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। किसानों के हित को देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बड़ा फैसला लिया। वो किसानों को विदेश भेजने की तैयारियां कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हम हरियाणा के किसानों को विदेश भेजकर अफ्रीकी देशों में विशाल कृषि क्षमता का लाभ उठाने की योजना बना रहे हैं। इस महत्वाकांक्षी प्रयास का उद्देश्य हरियाणा के मेहनती कृषक समुदाय के लिए नए अवसर प्रदान करना है। एक अफ्रीकी देश के राजदूत के साथ चर्चा के बाद राज्य सरकार एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में है, जिसका इस सहयोग को औपचारिक रूप देने के लिए जल्द ही आदान प्रदान किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि MOU के बाद हम इच्छुक किसानों को इस अनूठे अवसर में भाग लेने के लिए आमंत्रित करेंगे। इसके बाद किसान समूह का गठन किया जाएगा, उन्हें अफ्रीकी देशों में भेजा जाएगा, जहां वो अपनी विशेषज्ञता का योगदान कर सकते हैं और उपलब्ध विशाल कृषि परिदृश्य का लाभ उठा सकते हैं। विदेश भेजने से पहले सरकार उन्हें विदेश में कृषि प्रयासों में उनकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रशिक्षण और आवश्यक सहायता भी प्रदान करेगी। ये खुलासा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए किया। इस पहल के पीछे तर्क को समझते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि औद्योगिकरण और अन्य विकासात्मक गतिविधियों के कारण हरियाणा में घटती भूमि जोत से सरकार को राज्य के कृषि समुदाय के लिए वैकल्पिक रास्ते तलाशने के लिए प्रेरित किया है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसी हफ्ते वृंदावन पहुंचे और वृंदावन के वात्सल्य ग्राम में छठी पूर्ति महोत्सव में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने महोत्सव में परम पूज्य साध्वी ऋतंबरा को उनके अवतरण दिवस पर बधाइयां दी। इस दौरान विशेष रूप से स्वामी परमानंद गिरी महाराज भी मौजूद रहे और उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज जी की ओर से हरिद्वार में आयोजित एक आध्यात्मिक महोत्सव में भी शिरकत की। गौरतलब है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री धर्मपरायण व्यक्ति हैं। वो खुद भी अपने व्यस्त समय से वक्त निकालकर अक्सर तीर्थ स्थल पर जाते हैं और साधु संतों से मुलाकात करते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाने की पहल की तो श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों को स्कूली कार्यक्रम में भी शामिल करवाया। मुख्यमंत्री स्वयं गीता की एक छोटी प्रति हमेशा अपनी जेब में रखते हैं। वृंदावन के वात्सल्य ग्राम में हुए महोत्सव के बाद मुख्यमंत्री ने प्रभु श्री कृष्ण के पावन धाम मथुरा के वात्सल्य ग्राम वृंदावन में आयोजित महोत्सव में शामिल होकर परम पूज्य दीदी माँ साध्वी ऋतंबरा जी को अवतरण दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उनके दीर्घायु जीवन हेतु कामना की। विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से सेवा कार्य करने वाले संत मुनियों का आभार भी व्यक्त किया। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की धर्मपरायणता ही है कि उन्होंने धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के विकास के लिए खास योजना बनाई तो बुजुर्गों को तीर्थ स्थल की यात्रा करवाने की भी अनूठी पहल की। इसके साथ ही हरियाणा सरकार की तरफ से संतों और महापुरुषों की जयंती राज्य स्तर पर मनाने की भी परंपरा शुरू की। संत जनों के प्रवचन में सुन रहा हूं, यहाँ हर प्रकार के विचार रखे जा रहे हैं। सेवा की बात भी वात्सल्य ग्राम में, इससे बड़ा तो और सेवा का कोई केंद्र मिल नहीं सकता। जैसा वात्सल्य ग्राम में आपने जो एक स्थापित किया है इतना बड़ा प्रकल्प, वो सेवा का अनूठा उदाहरण है। वहीं पर राम जन्मभूमि के उस समय में संघर्ष की बात भी हमने सबने की, तो संघर्ष का और वीरता का भाव जागृत करने का भी संतों ने हमको मार्गदर्शन किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महोत्सव के दौरान अपने संबोधन में कहा कि न्याय की परंपरा का निर्वहन करने के लिए युद्ध भी करना पड़ता है। उन्होंने वात्सल्य ग्राम में शुरू हुए प्रकल्पों को सेवा का अनूठा प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि संत हमको आध्यात्मिकता का और जीवन जीने का संदेश देते हैं। मुख्यमंत्री ने साध्वी ऋतंबरा की तरफ से अध्यात्म के प्रचार प्रसार को लेकर किए जा रहे प्रकल्पों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने स्वयं हरियाणा में साध्वी ऋतंबरा के साथ आध्यात्मिकता के अनेक प्रकल्प किए। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि अयोध्या में जनवरी में ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, इसके लिए हमें लंबा इंतजार करना होगा। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को हमें नई दिवाली मनानी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में तो आज हम एक समस्या से जूझ रहे हैं। नशा हरियाणा में युवाओं का जीवन बर्बाद कर रहा है। इसी साल मई में हमने संतों के सानिध्य में नशे के खिलाफ एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का सेवन बढ़ना आने वाली पीढ़ी के लिए खतरे का संकेत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 में जब उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला तो नशे जैसे कलंक को दूर करना एक चुनौती थी, मगर हमने नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने के साथ साथ सख्त कानून बनाकर इस पर काफी हद तक काबू पा लिया है। कन्या भ्रूण हत्या को सामाजिक बुराई बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का आगाज किया और आज 9 सालों में लिंगानुपात 871 से सुधरकर 932 हो गया है। हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने और युवा खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार कई योजनाएं बना रही है। इसी सिलसिले में खिलाड़ी साइना नेहवाल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलने पहुंची। बैडमिंटन खिलाड़ी और हरियाणा की रहने वाली सानिया नेहवाल अब नए खिलाड़ियों को ट्रेन करेंगी। सानिया ने कहा कि सीएम मनोहर लाल ने स्पोर्ट्स के लिए जो कुछ भी किया है वो ऐतिहासिक है। उन्होंने बैठक के दौरान अपने विजन भी नेहवाल के साथ शेयर की, जिस पर हर संभव मदद का उन्हें भरोसा दिया गया।
देखिए, अब ये अपने आप में खिलाड़ियों को खेल की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पिछले कुछ दिन पहले ये जो विषय, खास करके जो एसोसिएशन का विषय आया था, वो एक राजनीतिक उस दायरे में फंसता चला जा रहा है, वो नहीं फंसना चाहिए था। और उन्होंने अब चूँकि उस समय का विषय निकल गया और चुनाव हुआ है, तो चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होता है, तो उसको स्वीकार करना चाहिए। हमारे यहाँ तो गाँव में सामान्य व्यक्ति, जिसको बहुत बड़ी समझ ना भी हो, तो भी पंचायत का चुनाव जब होता है और मान लो बराबर वोट आ जाए और टॉस के साथ किसी एक का टॉस निकल जाए, तो सब लोग मिल करके इस डेमोक्रेटिक तरीके को अपना लेते हैं कि हाँ भाई, ये हमारा पंचायत का चुनाव नुमाइंदा है, चाहे टॉस से ही आया है। लेकिन यहाँ तो वोटिंग के बाद अगर कोई एसोसिएशन चुनी गई है तो उसको मान लेना चाहिए। अगली बार अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और खिलाड़ी साइना नेहवाल के बीच खेल को बढ़ावा देने के विषय को लेकर चर्चा हुई। सीएम मनोहर से मुलाकात के बाद साइना नेहवाल ने कहा कि हरियाणा में खेल को बढ़ावा देने के लिए चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खेल के लिए जो भी किया वो ऐतिहासिक है। उन्होंने हरियाणा के खिलाड़ियों की नई पौध तैयार की है और इसके साथ ही हरियाणा में खेलों की नर्सरी खोलना चाहते हैं। मुख्यमंत्री की खेलों के प्रति रुचि और उसके लिए किए गए कार्य की सराहना करते हुए साइना नेहवाल ने कहा कि खेलों के लिए ये सरकार बेस्ट है। उन्होंने कहा कि खेल के लिए जो भी मुझसे हो सकेगा मैं हमेशा तैयार रहूंगी। खेल को बढ़ावा देने के लिए मैं हमेशा मनोहर लाल सरकार का साथ देने के लिए तैयार हूं। खेलों के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बना चुके हरियाणा में अब गांव-गांव तक खेल आधारभूत ढांचा विकसित किया जाएगा, ताकि युवाओं की खेल प्रतिभाओं को बचपन से तराशा जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्षेत्र अनुसार लोकप्रिय खेलों में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए स्पेशलाइज्ड हाई पावर परफॉर्मेंस सेंटर खोलने की रूपरेखा तैयार की, ताकि युवा अपनी अपनी रुचि के अनुसार उस खेल में पारंगत हो सके और प्रदेश और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में खेलों के लिए आधारभूत ढांचा विकसित करने के रोड मैप के संबंध में खेल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि हर क्षेत्र में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना है और इसके लिए बेहद जरूरी है कि क्षेत्र अनुसार जहां जहां जो खेल लोकप्रिय है वहां उन खेलों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि गांव में लोकप्रिय खेल और मांग के अनुसार स्पोर्ट्स नर्सरियां बनाई जाएं, ताकि बच्चों की बुनियाद बचपन से ही मजबूत बन सके। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि खेल विभाग और पंचायत विभाग द्वारा गांव में खेलों के लिए विकसित आधारभूत ढांचे की भी मैपिंग की जाए, ताकि जरूरत के अनुसार हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा सके। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मुख्यमंत्री सर कट्टर सर का, जो उन्होंने मुझे यहाँ आज बुलाया और हमारा डिस्कशन स्पोर्ट्स के ऊपर हुआ। एंड वो काफ़ी इंटरेस्टेड हैं स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा में, और उन्होंने डिस्कस किया कि वो बहुत सारी नर्सरीज ओपन करना चाह रहे हैं, स्पोर्ट्स नर्सरी हरियाणा में। और मैं उनको पूरा सपोर्ट देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो मैं जिस तरह से स्पोर्ट्स को आगे बढ़ावा दे सकूं मैं उसके लिए उसको पूरा सपोर्ट करना चाहती हूं। और जो कटर सर कर रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए वो ग्रेट है, और मैं उनको पूरा सपोर्ट दूंगी। एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट कि वो आने वाले जो युवा हैं उनके लिए इतना अच्छा कर रहे हैं, तो वो जरूर उसमें सफल रहें। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि जन संवाद पोर्टल, ग्राम दर्शन और नगर दर्शन पोर्टल पर भी लोगों द्वारा उनके क्षेत्र में स्टेडियम, मिनी स्टेडियम, स्पोर्ट्स नर्सरी या अन्य संस्थान बनाने की मांग दर्ज की गई है, तो उन मांगों की भी मैपिंग कर एक सूची तैयार की जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पदक विजेता खिलाड़ी जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिसी के तहत नौकरी प्राप्त कर चुके हैं उन्हें भी प्रोत्साहित किया जाए कि वो अपने अपने खेलों में युवाओं को प्रतिभावान बनाने के लिए स्पोर्ट्स नर्सरी का संचालन करें। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि खेल विभाग द्वारा स्पोर्ट्स पर्सन की सूची तैयार की जाए, जिनमें लोकप्रिय और छोटे स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ी भी शामिल हों। उन्होंने कहा कि कई बार छोटे स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ियों को बड़े टूर्नामेंट में खेलने का मौका नहीं मिल पाता, और इसीलिए सरकार ऐसे खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ाने का पूरा मौका देगी, ताकि कोई भी हुनरमंद खिलाड़ी पीछे न रह सके।
ऐसे खिलाड़ियों को उनके खेल के अनुसार ट्रेनिंग मुहैया कराने का काम भी पूरा किया जाएगा और इस पर फोकस किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि GIS हरियाणा पोर्टल पर राज्य में उपलब्ध स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा डेटा अपलोड कर दिया गया है। वर्तमान में 11 स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य विभिन्न स्तर पर निर्माणाधीन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कॉलेजेस में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है और इसीलिए खेल विभाग द्वारा इसका उपयोग किया जा सकता है। बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण, विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक, खेल विभाग प्रधान सचिव नवदीप विर्क, खेल विभाग के निदेशक यशेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इसी हफ्ते गुरुग्राम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सेक्टर 44 में आयोजित आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने वन टाइम सेटलमेंट योजना की शुरुआत की। आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा शुरू की वन टाइम सेटलमेंट योजना की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आम जनता के सहयोग के लिए विवादों से समाधान करने के लिए इस योजना में अहम कदम उठाया गया। इससे न केवल व्यापारियों को बल्कि आम जनता को फायदा होगा। इस योजना से 7 टैक्स की समस्याओं का समाधान होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि व्यापारियों की तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार की तरफ से कई कड़े कदम उठाए गए और उसमें ये योजना एक अहम कदम है। जब GST लागू हुआ तो उस समय एक बहुत बड़े असमंजस में सब लोग थे, पता नहीं क्या होगा, कैसी योजना होगी, और बहुत से शहरों में बड़े बड़े ग्रुप्स में लोगों ने स्ट्राइक कर दी, दुकानें बंद कर दी, बाजार बंद कर दिए। GST हम लागू नहीं होने देंगे, ये उस समय विषय था ना। और आज कोई अगर कहे कि चलिए वापस पुराना सेल टैक्स का और वैट का जो सिस्टम था उसको लागू करें, GST हटा दें, कोई हटाने देगा? नहीं हटाने देगा। तो GST का लाभ आज हमको मालूम हुआ है। पैरेलल इकोनॉमी खूब चलती थी, जितनी फॉर्मल इकोनॉमी नहीं थी उतनी पैरेलल इकोनॉमी उससे ज्यादा थी। निश्चित समय से पहले की दुकानों के कब्जे जिसके पास है क्यों इनको मालिक बना दिया जाए। और हमने शहरी स्वामित्व योजना के अंतर्गत 20 साल पुरानी दुकानों के जिसके कब्जे हैं और वो जो विधिवत किराए पर लीज पर बैठा है उनसे एक निश्चित राशि लेकर के उनको दुकान को उनके हवाले कर दें। 4000 से ज्यादा ऐसी रजिस्ट्रियां करा करके हम दे चुके हैं ऐसे लोगों को। अभी और भी है लाइन में, लेकिन उसमें कठिनाई थोड़ी आ गई। जब ये करने लगे तो ध्यान में आया कि वो सब दुकानें जो है उनकी मलकियत ULB की नहीं है। सरकार के डिपार्टमेंट में भी कैसे किसी नई नई चीजें ध्यान में आती हैं कि जमीन PWD की है, दुकान बनवा दी ULB ने और किराया ULB लेने लग गया। जमीन इरिगेशन डिपार्टमेंट की है, दुकान का किराया ULB ले रहा है। जब रजिस्ट्री कराने लगे तब वो रजिस्ट्री में पिछले मालिक का नाम देखा तो उसमें कहीं PWD है और कहीं इरिगेशन है। वो कहते हैं हम तो रजिस्ट्री करा नहीं सकते। अब उन्हें सभी डिपार्टमेंट को कहा है कि शहर के अंदर इस प्रकार की सब दुकानें जो किसी भी डिपार्टमेंट की जमीन है वो सब उसी तर्ज पर अडॉप्ट करके हम दे देंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने व्यापारियों और उद्योगपतियों की भलाई के लिए नई योजना लागू की। इसके लिए विगत विधानसभा सत्र में नया विधेयक भी पारित करवाया गया, जिससे कि 30 जून 2017 तक की अवधि के बकाया कर मामलों में व्यापारियों को छूट मिल सके। उन्होंने कहा कि सीएम मनोहर लाल से जब बकाया कर राशि के मामलों में व्यापारियों को एक मुश्त छूट देने की स्कीम को लागू करने के बारे में बात की गई तो उन्होंने तुरंत इस पर अपनी सहमति प्रकट की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल में व्यापारियों को राहत देने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं, जिसमें से ये भी एक नई योजना शुरू की गई है जिसके अंतर्गत व्यापारियों को 7 तरह के बकाया करों में ब्याज और जुर्माना माफी की राहत मिलेगी। आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं करदाताओं के सहयोग से हरियाणा प्रदेश एक छोटा राज्य होते हुए भी देश में कर संग्रह के मामले में पहले 5 राज्यों में शामिल है।
आज कराधान के मामले में देश का सबसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा में है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत डिस्प्यूटेड टैक्स यानी 50 लाख रुपए तक का तो 30% ही उसका भुगतान करना होगा। अगर 50 लाख से ज्यादा की राशि है तो उसके लिए 50% भुगतान देना होगा। इसके अलावा अनडिस्प्यूटेड टैक्स है तो उसकी कोई अगर अपील नहीं की गई है तो उस मामले में कोई पेनल्टी और ब्याज नहीं देना होगा। तीसरे मामले में डिफरेंशियल टैक्स है तो उस कैटेगरी में कुल राशि का 30% ही भुगतान करना होगा। वहीं 10 लाख रुपए तक के भुगतान की राशि एक किश्त में ही देनी होगी। इस योजना के तहत अलग अलग स्लैब बनाए गए हैं जिसमें व्यापारियों को काफी फायदा मिलेगा। यही नहीं, व्यापारियों को अब ऑफिस के चक्कर काटने नहीं होंगे और न ही किसी तरह के टैक्स भरने में परेशानी आएगी। और फिलहाल खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।